अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, फ़ाइल हैंडलिंग पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में। तो हमने उसके तीन स्टेप्स देखे थे कि हमें जब भी फ़ाइल को हैंडल करना होता है हम तीन स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला क्या होता है, फ़ाइल को क्रिएट करना या ओपन करना, ठीक है, एक ही बात है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, रीड या राइट करते हैं, सही है। और तीसरे स्टेप में उसको क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या होता है, क्लोज़ कर देते हैं। तो हमने इससे रिलेटेड कुछ बेसिक ऑपरेशन देखे थे। तो ये कुछ बेसिक से स्टेप्स है कि भाई फ़ाइल को ओपन करते हैं इस तरीके से, और क्या करते हैं, राइट करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं। उसके अलावा हमने मोड्स देखे थे, डिफरेंट मोड्स होते हैं। राइट मोड है, अपेंड मोड है, रीड मोड है, ठीक है। डब्ल्यू प्लस होता है, आर प्लस होता है, और इसके अलावा और मोड्स होते हैं, सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम और इसको कंटिन्यू करते हैं। देखें अभी हमने लास्ट क्लास में जो काम किया था ना, आपने देखा होगा कि वो सारे की सारी जो फाइल्स हमने क्रिएट की थी ना, वो मेरे करंट फोल्डर में क्रिएट हो रही है, सही है। तो अगर मैंने किसी और फोल्डर में इसको लेके जाना हो, किसी और फोल्डर में इसको क्रिएट करवाना हो, लेट्स मेरे करंट फोल्डर के अंदर ही मैंने एक और फोल्डर बनाया हुआ है जहाँ पे मैं चारों में जितनी भी फाइल्स को क्रिएट करूँ या जितनी भी फाइल्स को मैं मतलब उसको हैंडल करूँ, वो सारी की सारी एक अलग फोल्डर में जाके सेव हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें वो फोल्डर अलग से बनाना होगा, सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं फाइल्स, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अभी ये फ़ोल्डर क्या है, अभी ये फ़ोल्डर हमारे पास एम्प्टी है, सही। हम क्या करते हैं, कुछ फाइल्स बनाते हैं और इस फोल्डर में सेव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या लिखना होगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ F=टू ओपन, क्या देना होता है उसके बाद हमें फाइल का नाम देना होता है। तो लेट से file1 बोल देता हूँ मैं .txt। मोड मेरा क्या है, डब्ल्यू मोड है, ठीक है। लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं अच्छा, ये तो सिंपल तरीका था फाइल को क्रिएट करने का, सही है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी ये जो फाइल क्रिएट होगी ना, इसको लेके जाना है कहाँ पर, उस फोल्डर के अंदर जो भी मैंने क्रिएट किया हुआ है, सही है। तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है कि एक तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो आपको कॉपी पाथ का ऑप्शन मिलता है, सही है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पाथ को कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मैं पाथ को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, ज़रा देखते हैं क्या पाथ मिल रहा है हमें फ़िलहाल ये कुछ पाथ मिल रहा है कि भाई हम जो हमारी डायरेक्टरी कौन सी है, सबसे पहले डी फोल्डर के अंदर है। उसके बाद कहाँ पर है, हम इस फोल्डर के अंदर है, पाइथन विद एम है, फिर बेस 12, और फिर हमारी फाइल्स, ये इस फोल्डर में जाना चाहिए, सही है। लेकिन एक बात समझिएगा, हम जिस फोल्डर में खड़े हुए हैं ना, हमारा फोल्डर इसी करंट फोल्डर के अंदर मौजूद है, ऐसे ही है ना। लाइक मैं डी ड्राइव में हूँ, इसके अंदर मैं पाइथन विद एम के फोल्डर के अंदर हूँ, और फिर मैं बेस 12 फोल्डर के अंदर हूँ। तो मेरा ये ज़रा देखें, ये फोल्डर कौन सा है, बेस 12 है, और मैंने जो न्यू फोल्डर बनाया वो भी कहाँ पर है, वो भी मेरे इसी करंट फोल्डर के अंदर है। तो हमें ये पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती। हमें क्या करना होगा, जस्ट जो मैंने न्यू फोल्डर बनाया है ना, इसका मैं यूज़ करूँगा बस, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल। मुझे सिर्फ इस फाइल्स फोल्डर का क्या करना है, यूज़ करना है। अच्छा भाई, तो क्या हुआ, जस्ट मैंने सबसे पहले उस फोल्डर का नाम लिखा, ठीक है। सिंपल क्या किया, उस फोल्डर का नाम लिखा, फॉरवर्ड स्लैश लगाया, और ये फॉरवर्ड स्लैश का बता रहे हैं कि भाई क्या करो, करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल्स का फोल्डर मौजूद है, ठीक है, उसमें जाओ, और फिर फॉरवर्ड स्लैश से बताया कि उसमें जाके क्या करो, file1.txt को वहाँ पर क्रिएट करवा दो। तो अब जाते हैं वापसी हम और देखते हैं ज़रा फाइल्स फोल्डर को। तो फाइल्स फोल्डर के अंदर एक file1.txt की फाइल आ चुकी है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ फाइल 1, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने किसी और जगह फ़ाइल को क्रिएट करना हो, तो हम वही तरीके का इख्तियार करेंगे कि भाई हम पहले तो उस फोल्डर का इसी तरीके से पाथ कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको पाथ को कॉपी कर लेंगे। और एक चीज़ याद रखनी है कि भाई जब आप ये पाथ कॉपी करेंगे ना, तो आपको ये बैक स्लैश दिखा रहा होगा, ठीक है। हमें बैक स्लैश यूज़ नहीं करना होता, हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। पाइथन के अंदर क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, किसी डायरेक्टरी के अंदर जा सकें, सही है। तो जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ फॉरवर्ड स्लैश, इसी तरीके से हमें क्या करना होगा, अदर फोल्डर्स के लिए भी काम करना होगा। ये क्लियर हो रहा है। तो फोल्डर हमने खुद बनाना होता है। फोल्डर अगर मैं लेट से यहाँ पे बोलता हूँ, लेट से फाइल्स 2, या मैं बोलता हूँ न्यू अंडरस्कोर फोल्डर करके मैं बोलता हूँ कि भाई
क्या करो, जो मेरी फाइल txt है ना, इसको किस में डाल दो, न्यू अंडरस्कोर फोल्डर के अंदर। लेकिन ये न्यू अंडरस्कोर फोल्डर मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, करंट डायरेक्टरी में, करंट फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ज़रा देखिए, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ क्या दिखाता है ये, क्या बोल रहा है भाई, डायरेक्टरी मतलब उसको न्यू फोल्डर वाला जो फोल्डर है, न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर उसको नहीं मिल रहा। सही है, तो ये खुद से फोल्डर क्रिएट नहीं करेगा, ये जो हमारी लाइन्स हैं ये खुद से फोल्डर क्रिएट नहीं करेंगी, तो फोल्डर हमें खुद क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारी वो फाइल क्रिएट हो सकेगी। सही है। हाँ, पाइथन के अंदर दूसरा तरीका होता है, आई थिंक इम्पोर्ट ओएस करते हैं और ओएस की मदद से फोल्डर क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस तरीके से होता है, तो हम उस तरीके से तो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं कोड की मदद से। मेरी बात समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर हमें फोल्डर कोड से ही क्रिएट करना है ना, तो एक लाइब्रेरी होती है इम्पोर्ट ओएस करके, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उसमें क्या होता है कि हम ओएस डॉट करके ना, कुछ एक कमांड होती है .mkdir होती है शायद, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, न्यू फोल्डर कोड की मदद से क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर हमें कोड की मदद से ही फोल्डर क्रिएट करना है तो वो तरीका हमें इख्तियार करना पड़ेगा, वो तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका फोल्डर क्रिएट नहीं हो पाएगा। क्लियर है। तो ये हमने रीड और राइट और अप एंड मोड को हमने देख लिया है। सही है। अब ज़रा रीड पे चलते हैं। रीड का तरीक़ेकार क्या होगा, वही हमें फाइल ओपन करनी होगी सबसे पहले। तो मैं लिखता हूँ f = ओपन, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स मौजूद हैं, हम देख लेते हैं किस पर डेटा पड़ा हुआ हमारे पास। फाइल 2 में, फाइल 3 में, फाइल 5 को हम रीड करते हैं। सही। तो लेट से मैं यहाँ बोलता हूँ फाइल 5.txt, ठीक है। उसके बाद क्या पास करना होता है, हमने मोड बताना होता है, ठीक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम मोड का इस्तेमाल नहीं करते तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाता है कि हमने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है या रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे लिख देंगे आर मोड, जब भी ये काम करेगा, और अगर इसको नहीं लिखेंगे जब भी, पाइथन खुद समझ जाएगा कि भाई फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फाइल को हमने ओपन किया रीड मोड के अंदर, फिर यहाँ पे क्या लिखा f.read, ठीक है। रीड का क्या है, मेथड है हमारे पास, जिसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे उस कंटेंट को रीड करने के लिए। सही है। और क्या कर सकते हैं हम, इस डेटा को, मतलब जो भी फाइल के अंदर डेटा पड़ा हुआ है ना, उसको हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में सेव कर लेंगे ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सकें। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से कंटेंट = f.read, तो कंटेंट के अंदर क्या होगा, फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा वो जाकर सेव हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, फाइल को हम क्लोज कर देंगे। फाइल क्लोज करी, ठीक है। अब ज़रा कंटेंट को प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है हमें। तो भाई देखें क्या हो रहा है, कंटेंट के अंदर हमारा सारा वो डेटा आ रहा है जो वहाँ पर मौजूद था। सही। अच्छा, ये देखिए ज़रा, जब सिर्फ मैं कंटेंट को प्रिंट करूँगा तो हमें टेक्स्ट कुछ इस तरह से मिल रहा है, बैकस्लैश n के साथ मिल रहा है। ये क्लियर है कि बैकस्लैश n क्यों मिल रहा है, बैकस्लैश n मिलने की क्या वजह है, न्यू लाइन, ठीक है, बिल्कुल नेक्स्ट लाइन की वजह से। आपके पास जब यहाँ से कर्सर मूव करके नेक्स्ट लाइन पर गया होगा तो यहाँ पे उसको क्या मिला होगा, बैकस्लैश n का कैरेक्टर मिला होगा, जिसकी वजह से उसने नेक्स्ट लाइन पे लेके गया है। तो सिंस प्रिंट फंक्शन जो है वो क्या करता है, बैकस्लैश n को रीड करना जानता है। ये पढ़ा था ना हमने। लाइक अगर मैं सिंपल यूँ लिखता हूँ, एक प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ, उसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ और मैं बैकस्लैश n यूज़ करके कुछ नेक्स्ट चीज़ लिखता हूँ, तो ज़रा देखिए आउटपुट क्या कर रहा है, वो अलग अलग लाइन्स पे दिखा रहा है। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर बैकस्लैश n को पता हो, मतलब प्रिंट को पता है कि बैकस्लैश n का मतलब क्या है, तो इसलिए उसने क्या किया था, हमारे डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखा दिया था। सही है। तो एक ज़रा बात बताएं जल्दी से कि जो रीड फंक्शन या मेथड जो बनाया गया होगा उसके अंदर प्रिंट का यूज़ किया गया होगा या रिटर्न का यूज़ किया गया होगा। रीड मेथड जिसने भी बनाया होगा उसने उस मेथड के अंदर रिटर्न का यूज़ किया है या प्रिंट का यूज़ किया है, रिटर्न का यूज़ किया है, क्योंकि हम क्या कर पा रहे हैं, डेटा को कंटेंट में सेव कर पा रहे हैं। सही है। अच्छा, लेट से मैं इसी कोड को दोबारा से यहाँ पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर अभी तो क्या हुआ था, जब मैंने रीड मेथड का मैंने यूज़ किया था तो उसने फाइल में जितना भी डेटा मौजूद था वो सारा का सारा उसने लाकर हमें दे दिया, कंटेंट में सेव हमने कर दिया था।
लेकिन लेट से कि भाई फाइल बहुत बड़ी है, ठीक है, मे बी जीबीज़ में जा रही है और हमें इतना डेटा नहीं निकालना, हमें सिर्फ क्या करना है, कुछ बिट्स निकालने या कुछ स्पेसिफिक डेटा मुझे वहाँ से निकालना है, ठीक है। हर करेक्टर जो है ना आपका एक क्या बोल सकते हैं, एक बिट है, या मुझे क्या करना है, सिंपल 10 करेक्टर्स निकालने, लेट से कितने करेक्टर्स निकालने, 10 करेक्टर्स निकालने। आपके पास ये डेटा मौजूद है ना फाइल 5 के अंदर, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स या लेटर्स निकालने हैं। तो लेट से मुझे पाइथन पूरी निकालनी है, ठीक है, पाइथन का वर्ड पूरा निकालना है, तो इसमें कितने लेटर्स बन रहे हैं हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे रीड के अंदर जाऊँ और 6 पास कर दूँ तो, और नीचे क्या करता हूँ, प्रिंट को हाथ के हाथ कंटेंट को प्रिंट भी कर देता हूँ, सही है। तो ज़रा इसका आउटपुट देखिएगा, क्या किया इसने, हमें उसी हिसाब से हमें डेटा लाकर दे दिया, ठीक है। तो अगर हमें हमारी कोई रिक्वायरमेंट हो कि भाई कुछ स्पेसिफिक डेटा निकालना है, तो उसके लिहाज से क्या होगा, हम रीड मेथड के अंदर वो लेटर्स पास कर देंगे, करेक्टर्स पास कर देंगे, मतलब उसकी लेंथ पास कर देंगे करेक्टर्स की कि हमें कितने करेक्टर्स चाहिए, और वो क्या करेगा, इस तरीके से डेटा को लेकर आ जाएगा। क्लियर हो रही है भाई बात। अच्छा, लेट से अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 26, ठीक है, 26 लिखा होता, तो अब ज़रा सोच के बताएं कि क्या आंसर आता उसका कहाँ तक का आंसर आएगा। 26 करेक्टर्स। हाँ 26 जी, इसके अंदर हम जब बिट वाइज काम कर लो, तो मतलब बिट वाइज को बता सकते हैं कि हमें डेटा हमारे मतलब बिट का चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, जब आपने बिट वाइज काम करना है ना, वही वाली बात कि आपके पास लेट से बहुत बड़ी फाइल है कोई, सही है, और आप नहीं चाह रहे कि पूरी फाइल को एक साथ लोड करें, तो आप क्या करेंगे, एक वाइल लूप बना लेंगे, ठीक है। वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, बारी बारी कुछ स्पेसिफिक बिट्स को क्या करेंगे, रीड कर रहे होंगे, समझ रहे हैं बात को तो उससे क्या होगा, आपका अगर जैसे बड़ी फाइल के साथ आप काम कर रहे हैं, आपने पूरी फाइल को एक साथ लोड कर लिया ना, तो मे बी कि आपका जो परफॉर्मेंस है कंप्यूटर की वो थोड़ी सी डाउन हो जाए। तो आपने क्या करना है, पूरा डेटा आपको एक ही चंक में मतलब एक ही अटैम्प में चाहिए ही नहीं, आपको लाइन बाय लाइन डेटा चाहिए, कुछ साइज़ के हिसाब से डेटा चाहिए। तो फिर क्या कर रहे होते हैं हम, इस तरीके से रीड मेथड के अंदर जितनी भी आपको लेंथ चाहिए होती है वो पास कर देते हैं, तो ताकि क्या हो सके, आपके पास उतनी ही करेक्टर्स आ सके, ठीक है। तो ज़रा देखिए मैंने 26 लिखा है, 26 लिखने के बाद क्या हुआ इसने हमें कहाँ तक का डेटा ला के दिया, SC तक के ला के दिया है। तो पॉइंट्स मैं ये बनाने चाह रहा हूँ कि भाई आपका ये जो असल में स्पेस है ना, ये भी क्या है, आपका एक करेक्टर या एक बिट काउंट किया जाएगा। तो आप अगर आप काउंट करेंगे ना इसको SC तक, आपके पास टोटल स्पेसिस के साथ 26 ये करेक्टर्स बनेंगे, ठीक है। मतलब बैक्सलेशन को देखें, पहले ज़रा काउंट करते हैं इसको, ठीक है, ज़रा देखें बैक्सलेशन को काउंट करता है नहीं करता। यस सर, बिल्कुल ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, बैक्सलेशन को भी काउंट किया हुआ है, सही है। तो ये क्लियर है। हम क्या कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब एक छोटी सी चीज़ है, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, बिट वाइज या करेक्टर वाइज डेटा को निकाल सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक मेथड है हमारे पास रीड लाइन का मेथड है, सही है। तो लेट्स से कि भाई अभी हमने रीड पास किया होता है ना, आपको पता है कि रीड क्या करता है, रीड हमारे पास पूरी फाइल को रीड कर सकता है, पूरी फाइल में जो डेटा मौजूद है उसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। लेकिन हमने सिंस उसमें कुछ करेक्टर्स पास कर दिए, सही है, तो क्या हो रहा है, वो उन्हीं करेक्टर्स का सिर्फ डेटा लेकर आ रहा है पूरी फाइल से। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, लेट्स से मैंने अगर इसको 36 कर दिया तो क्या करेगा, 36 करेक्टर्स तक, जहाँ मतलब 36 जहाँ तक करेक्टर्स बदले होंगे वहाँ तक का डेटा ले आएगा, सही है। लेकिन एक चीज़ होती है हमारे पास रीड लाइन, पहले थोड़ा रीड लाइन को देखें। रीड लाइन क्या करती है, ये पूरी लाइन को रीड करती है, लाइन बाय लाइन काम करती है। ये क्या करती है, लाइन बाय लाइन काम करती है। तो जब मैंने एक मरतबा रीड लाइन लिखा, कंटेंट में इसको सेव किया, ठीक है, या हम एक काम करते हैं इसको डायरेक्ट ही प्रिंट कर देते हैं। सही है। तो हमने क्या किया, एक मरतबा रीड लाइन का यूज़ किया, तो कंपाइलर क्या करेगा, जाएगा फर्स्ट लाइन को रीड करेगा और हमें उसको प्रिंट करके दे देगा। अब अगर मैं यही लाइन दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है, तो ज़रा देखिएगा आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको सेकंड लाइन भी ला कर दे रहा है जावा स्क्रिप्ट की, सही है। अच्छा एक और चीज़,
कि जिस तरह रीड मेथड हमारा जिस तरीके से क्या कर रहा था, बैकस्लैश एन को रीड पता है ना उसको क्या करना होता है, इसी तरीके से ये रीड लाइन भी क्या करता है, इसको बैकस्लैश एन का पता है, मतलब वो क्या करता है कि स्पेस को या एक लाइन को स्किप करवा देता है या नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है कर्सर को। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई जब इसने रीड लाइन मतलब पहली लाइन रीड करी ना, इमेजिन करें जरा, पहली लाइन रीड करी उसको क्या मिला, पहली लाइन पे पाइथन प्रोग्रामिंग मिला और एंड में क्या मिला उसको बैकस्लैश एन मिला, तो उसने बैकस्लैश एन को रीड किया, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे चले गए। जरा इसको देखिएगा यहाँ पे उसने क्या किया, पाइथन प्रोग्रामिंग को पहली लाइन पे रीड किया और कर्सर अभी यहीं पे मौजूद था, लेकिन उसको लाइन के एंड पे क्या मिला होगा, बैकस्लैश एन मिला होगा। बैकस्लैश एन को इसने किस तरह ट्रांसलेट किया, इसने उठाया कर्सर को और कर्सर को उठाई कहाँ भेज दिया, इस तरह से नेक्स्ट लाइन पर भेज दिया। समझ रहे हैं यहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक ये किसने काम किया, ये रीड लाइन चला अभी आपका, सही है। अच्छा, मैंने फिर फर्दर इसको किस पे बंद किया हुआ है, इस पूरी चीज़ को प्रिंट में बंद किया हुआ है, और हमें मालूम है कि भाई जब लाइन हमारी कंप्लीट होती है तो प्रिंट का एक एंड पैरामीटर होता है, ये देखें, ये भी क्या होता है, बैकस्लैश एन होता है, तो अब ये दोबारा चलेगा, सही है। एक तो हमारी फाइल में बैकस्लैश एन मौजूद है न्यू लाइन की फॉर्म के अंदर, और एक प्रिंट के अंदर बैकस्लैश एन मौजूद है, सही है। तो अभी आपका कर्सर जो फाइल वाले बैकस्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन पर आया था, अब प्रिंट फंक्शन की मदद से ये आपका जो कर्सर है उठ के कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। क्लियर हो रही है बात? और फिर आपके पास हमने दोबारा से क्या लिखा हुआ है, ये दोबारा से वही लाइन लिखी हुई है एफ डॉट रीड लाइन। तो अब जब कंपाइलर सेकंड लाइन को रीड करेगा हमारी फाइल की, तो फिर क्या करेगा, अगेन वही जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर देगा, सही, जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर देगा, और फिर वो इस तरीके से हमारे पास एक लाइन का गैप दे रहा होगा। ये बात क्लियर हो रही है मेरी? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूँ, मैं प्रिंट वाले एंड पैरामीटर को क्या कर दूँ, ओवरराइड कर दूँ। मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर स्पेस ना दो, प्रिंट को मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यू लाइन पर हमारे कर्सर को लेकर नहीं जाओ, क्योंकि हमारी जो कर्सर है वो न्यू लाइन पर ऑलरेडी जा रहा है फाइल वाले बैकस्लैश एन की वजह से, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हुआ, वो आपकी स्पेस यहाँ पर ख़त्म हो गई अब, सही है, क्लियर हो रही है। तो रीड लाइन में क्या देखा हमने कि भाई वो लाइन बाय लाइन रीड करता है, तो जितनी मरतबा मैं इन लाइंस को लिख दूंगा उतनी ही मेरी लाइंस क्या हो जाएंगी, प्रिंट होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन पूरी पूरी लाइंस रीड करेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरह हमने एक चीज़ देखी थी ऊपर कि हम क्या कर सकते हैं, रीड मेथड के अंदर हमने कुछ बिट्स पास की थी कि भाई इतने कैरेक्टर्स या इतने बिट्स उठा कर ले आओ हमारी फाइल से। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं रीड लाइन मेथड के अंदर। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ इसको लेट से 6 ही देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो क्या करेगा ये, ज़रा देखें इसका आउटपुट, प्रिंट लेकर आ गया ये, सही है। क्या किया इसने, वही वाला काम किया कि भाई जिस लाइन को ये रीड कर रहा है उस लाइन में से हमने इसको बोला कि क्या करो, उस लाइन में से सिर्फ कितने कैरेक्टर्स ले आओ, 6 कैरेक्टर्स ले आओ, तो 6 कैरेक्टर्स ले आया। अच्छा, अब अगर मैंने यहाँ पे 26 पास किया होता, ठीक है, तो पहला रिस्पॉन्स क्या आ रहा था, मतलब पहले भी हमने ये वाला काम किया था ना ऊपर रीड मेथड के अंदर, तो 26 हमने पास किया था, हमें कहाँ तक मिला था, जावा स्पेस SC तक का आउटपुट मिल रहा था, सही है। जावा और स्पेस करके SC आ रहा था, ये देखें, ये ना रीड मेथड के अंदर हमने पास किया था, तो जावा और SC तक आ रहा था, स्क्रिप्ट पूरी नहीं आई थी, सिर्फ SC तक इसका आउटपुट आ गया था। अच्छा, यही काम हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। ज़रा इसका आउटपुट देखें, क्या कर रही है, सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग तक का डेटा ला रहा है, हालांकि 26 कैरेक्टर्स तो कहाँ तक के बनते हैं, नेक्स्ट लाइन तक के बनते हैं ना, सही है। हमारे सामने वो 26 SC तक बनते हैं कैरेक्टर्स, लेकिन ये सिर्फ कहीं पर कहाँ पर रुक गया, हमारी लाइन 1 तक ही रुक गया। मतलब लाइन 1 पर अगर हमारे बिट्स कंप्लीट हो जाते हैं और कुछ बिट्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन पर नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि भाई ये लाइन का ही डेटा रीड कर रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? रीड लाइन सिर्फ पहली लाइन रीड करेगा, और अगर हमने करेक्टर्स या जो लेंथ दी हुई है वो लेंथ हमारी लाइन पर कंप्लीट हो जाती है तो ले आएगा, अगर एक्सीड करती है तो नेक्स्ट लाइन पे जाके डेटा नहीं लेकर आएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है? रीड क्यों कर रहा था ऐसा? क्योंकि भाई रीड पूरी फाइल का डेटा एक साथ ही रीड कर लेता है। फाइल में जो भी लिखा हुआ है ना, भले 1000 लाइन्स क्यों ना हो, रीड मेथड चलाएगा, पूरी 1000 की 1000 लाइन्स को उठाएगा, हमारे वेरिएबल में सेव करवा देगा। लेकिन रीड लाइन क्या करता है, सिर्फ एक ही लाइन को रीड कर रहा होता है। तो क्लियर हो रही है बात?
जी अच्छा, एक और चीज़ देखें, ये था सिंपल रीड लाइन, ठीक है। एक मेथड होता है रीड लाइंस का। क्या होता है एक मेथड? रीड लाइंस का। एक हमने मेथड देखा था राइट लाइंस, जब लिख रहे थे हम काम को, और मतलब जब हम फाइल्स को लिख रहे थे प्रीवियस क्लास में, तो आपको याद होगा हमने एक राइट लाइंस का मेथड भी यूज़ किया था। कोई बताएगा कि उसका क्या पर्पस था? राइट लाइंस किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे थे हम? मल्टीपल लाइंस को लिखने के लिए। और राइट लाइंस के अंदर हम डेटा किस तरह पास करते थे? राइट लाइंस मेथड के अंदर ब्रैकेट में किस तरह डेटा पास करते थे? आइटरेबल फॉर्म के अंदर, आइटरेबल के अंदर, ठीक है। देखें ज़रा इसको ही, ये देखें, ये मैंने आइटरेबल बनाया था यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का आइटरेबल है। और मैंने क्या किया था, राइट लाइंस के अंदर उस लाइंस को पास कर दिया था, सही है। तो राइट लाइंस चल गया था यहाँ पर, उसने क्या किया, प्रॉपर्ली हमें हमारे डेटा को लिखवा दिया था। अब इसी तरीके का एक मेथड है रीड लाइंस का। तो थोड़ा सा पॉइंट समझ आ रहा है कि किस तरीके से डेटा लेकर आने वाला है ये आपको एक आइटरेबल के अंदर ही डेटा ला कर देने वाला है। तो पहले रीड लाइन क्या करता भाई, लाइन बाय लाइन डेटा को रीड कर रहा था। रीड लाइंस क्या करेगा, अभी भी लाइन बाय लाइन ही डेटा को रीड करेगा, लेकिन क्या करेगा, हर लाइन को एक अलग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बना देगा आइटरेबल का। क्या करेगा, एक अलग एलिमेंट बना देगा। एलिमेंट बनाने का मतलब, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, एक अलग एलिमेंट है या आइटम बोल सकते हैं, सही है। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट ये पूरी क्या है, आपके पास एक अलग एलिमेंट या एक आइटम है, सही है। तो रीड लाइंस आपके पास डेटा तो अभी भी लाइन बाय लाइन रीड करेगा, लेकिन सारा डेटा रीड करेगा, पहली बात, ठीक है। और क्या करेगा, हर लाइन को एक आपका आइटरेबल बना के दिखा देगा। तो ज़रा देखें क्या किया उसने, वही चीज़ हमारे पास उसने करके दिखा दी है, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंटली करी है इसने, क्या किया, बैकस्लैश एन को पहली लाइन के एंड में दिखा दिया है, ठीक है। हमने जब यहाँ पे यूज़ किया था तो हमने नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में यूज़ किया था, लेकिन उसने क्या किया, फर्स्ट लाइन के एंड में दिखा दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सेम ही है। काम दोनों तरीके से क्या हो रहा होगा, से एक ही काम हो रहा होगा, ठीक है। तो क्लियर है ये चीज़ रीड लाइंस वाली? चलें ज़रा इसका मुझे आउटपुट बताएं क्या आने वाला है, या इसको हम छोटा कर देते हैं। लेट से इसको बोला मैंने 6 और इसको 10, सही है। अब ज़रा बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। दूसरी का क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट का पी तक आएगा, आई तक आएगा, पी और टी है, पाइथन आएगा और जावा पी तक आएगा, टी भी से जाएगा। अच्छा, और कोई भाई, सिर्फ पाइथन आएगा, अच्छा जी, एक बार रीड हो जाएगा, नहीं। देखें इसको पहले आउटपुट देख जी, सॉरी, पहले तो पाइथन आएगा, दूसरे में आएगा पाइथन प्रोग्रामिंग की आपको जी था, दोबारा रीड करेगा। देखें पाइथन आ गया, ये बात तो सही है, ठीक है। जो सेकंड वाली लाइन है वो कौन सा डेटा लेकर आएगा, पहली लाइन से लाएगा, लेकिन क्या कहाँ तक का लाएगा, प्रोग्रामिंग तक लाएगा, बिल्कुल सही है वाली बात, ठीक है। ज़रा देखें एम आई तक ले आया, चूँकि 10 कैरेक्टर्स यहाँ तक बन रहे थे। अब पॉइंट समझिएगा, देखें हमने क्या बोला भाई, पहले तुम कहाँ से रीड करो फाइल को, 6 कैरेक्टर्स तक के डेटा रीड करो। उसने वो काम किया, पाइथन तक का डेटा ला के दे दिया। लेकिन फिर हमने क्या बोला कि दोबारा से क्या करो, 10 कैरेक्टर्स को रीड करो, सही है, 10 कैरेक्टर्स लेकर आओ। अब पॉइंट समझिएगा, जब पाइथन ने फाइल को रीड करने स्टार्ट किया ना, तो 6 कैरेक्टर्स कहाँ तक बनते हैं, n तक बनते हैं। तो क्या हुआ होगा, आपके पास फाइल में डेटा मौजूद है नेक्स्ट लाइन में, और मतलब पूरा डेटा मौजूद होगा फाइल के अंदर, ठीक है। हमने क्या बोला इसको, भाई तुम 6 कैरेक्टर्स को रीड करो। उसने 6 कैरेक्टर्स को रीड किया, और रीड करने के बाद ये कर्सर कहाँ पे खड़ा हुआ होगा, इस जगह पर खड़ा हुआ होगा। अभी देखें यहाँ पे, जहाँ पे मौजूद है कर्सर यहीं पे रह जाएगा, सही है। अच्छा, फिर हमने दोबारा से रीड का यूज़ कर लिया, रीड मेथड दोबारा यूज़ किया, और हम क्या बोल रहे हैं भाई, अब क्या करो, अब नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स को रीड करो, सही है। तो अब उन नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स के अंदर आपके पास क्या मौजूद है, एक तो ये स्पेस मौजूद है, और बाकी आगे के 9 कैरेक्टर्स कहाँ तक के बन रहे हैं, आई तक के बन रहे हैं। तो उसने क्या किया, वहीं से डेटा लाकर हमें दे दिया। तो पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर हम एक से ज़्यादा मरतबा रीड मेथड का यूज़ कर रहे हैं ना, तो
हर मर्तबा वो बिल्कुल स्टार्ट से डेटा लाकर नहीं देगा, ठीक है। मतलब हो सकता है कि किसी के माइंड में यह आ जाओ कि भाई पहले क्या आएगा, पाइथन आएगा, ठीक है, और दूसरी मर्तबा क्या आएगा, पाइथन आएगा, पाइथन के साथ एक स्पेस आएगी और कितने होगा 7 8 9 10 इस तरह से डेटा आएगा, ठीक है। हो सकता है किसी के माइंड में इस तरह आ जाओ कि भाई दोबारा से वो कर्सर चले जाएगा पीछे और फिर बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइन से क्या करेगा, डेटा लेकर आएगा। ऐसा नहीं होगा, कर्सर जहाँ पर रह गया वहीं से आगे क्या करेगा, आगे मूव करेगा, ठीक है। ये पॉइंट समझ आया मेरा, ठीक है। क्या चीज़ -10 कहाँ जाएगा, -10 तो बिल्कुल पीछे हो जाएगा ना, वो तो पता नहीं, चेक कर लेते हैं। माइनस का से पहले ट्राई नहीं किया। पूरी फाइल ला रहा है। अच्छा, माइनस जो है ना वैसे यहाँ पे कोई सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको देखें ना कि जब कर्सर मतलब जब रीड मेथड चलेगा ना तो कर्सर बिल्कुल आपका स्टार्ट ऑफ द फाइल में मौजूद होगा, लाइक दिस, ठीक है। कर्सर आपका यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है। तो माइनस मतलब क्या होगा, कोई हम उसको स्पेसिफिक डेटा लाने का नहीं बोल रहे, एक तरीके से क्या करेगा वो पूरा डेटा ही लेकर आने वाला है, मेरी चीज़ का पूरी फाइल का डेटा लेकर आने वाला है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में हम इसको बताते हैं ना, करेक्टर्स बोल रहे हैं, आप उसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, कि भाई क्या करो इतने नहीं, सॉरी इंडेक्स तो गलत हो जाएगा शायद, क्योंकि इंडेक्स में क्या है, हम मतलब 0 से स्टार्ट कर रहे होते हैं चीज़ को, वो स्टार्ट तो 0 से कर रहा होगा, लेकिन हमें देनी क्या होगी, हमें उसको लेंथ देनी होगी कि भाई तुम इतने करेक्टर्स को लेकर आ जाओ, सही है। तो माइनस का मतलब पूरा डेटा ही लेकर आ रहा है, कोई सेंस नहीं बना रहा माइनस का यहाँ पे, ठीक है भाई, ये क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। अच्छा भाई, अब ज़रा इसका आउटपुट एक्सपेक्ट करें, आउटपुट ज़रा इसका सोचें क्या हो सकता है। पहली लाइन में तो पाइथन आएगा, दूसरी लाइन में आएगा जावा स्क्रिप्ट के, जावा से स्टार्ट करेगा 10 कैरेक्टर और कोई हाँ, ठीक है। क्या कर रहा है ये, देखें अब ज़रा, रीड लाइन आपके पास, पॉइंट समझिएगा, रीड लाइन ने 6 को क्या किया, 6 कैरेक्टर्स को रीड कर लिया, सही है, पाइथन तक आ गया। लेकिन ज़रा मुझे बताएं कि आपका कर्सर कहाँ पर खड़ा हुआ होगा, अभी कर्सर कहाँ पर मौजूद होगा, एन पर खड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो जब अगली मर्तबा रीड लाइन करेगा ना, तो देखें कर्सर तो अभी तक अगली लाइन पे जा ही नहीं सका है ना। देखें बात समझिएगा, अगर हमने इसको ये लेटर्स नहीं दिए हुए होते ना, तो हमें मालूम है क्या करता है, वो पूरी पूरी लाइंस को रीड कर रहा होता है। तो जब इसने इस लाइन की मदद से रीड किया पूरी लाइन को हमारी, तो कर्सर उस टाइम पे कहाँ खड़ा हुआ होता है, एंड ऑफ द लाइन पे। ये बात समझ रहे हैं मेरी। तो अगली रीड लाइन की जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली अगली लाइन को रीड कर रही होती है, समझ रहे हैं बात। लेकिन अभी हमारे सिनेरियो में क्या है कि भाई हमने उस कर्सर को अभी अगली लाइन पे जाने ही नहीं दिया है, कैरेक्टर्स की लेंथ बताकर हमने उसको अगली लाइन पर जाने नहीं दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से ये बिल्कुल रीड वाले तरीके से ही क्या कर रहा है, इसको शो करवा रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है भाई। अच्छा, एक दो इसमें मेथड्स और बाकी हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं, उनको भी देखते हैं। एक मेथड होता है टेल का, ठीक है। ये क्या बताता है हमें, इंटीजर में आंसर देता है, और क्या बताता है, रिटर्न करंट स्ट्रीम पोजीशन, के भाई हमारा कर्सर कहाँ पर मौजूद है। तो लेट से कि मैंने इसको क्या बोला, भाई क्या करो, पहली लाइन पे जाओ और 6 कैरेक्टर्स को रीड करो और बताओ मुझे कि वो कर्सर कहाँ पर मौजूद है, किस पोजीशन पर मौजूद है, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो ज़रा कि आप देखें क्या बता रहा है कि भाई आपका वो कर्सर किस पोजीशन पर है, 6th पोजीशन पर है, ठीक है। तो अगर मैं वही चीज़ यहाँ पे दोबारा लिखूँ जो ऊपर हमने लिखी हुई थी, सही है। हमने क्या बोला कि भाई सॉरी 6 कैरेक्टर्स को रीड करो, बताओ कहाँ पर खड़े हो, फिर क्या करो, वहाँ से आगे कितने कैरेक्टर्स को रीड करो,
10 करेक्टर्स को फिर बताओ कहाँ पर खड़े हो, ठीक है। तो देखें ज़रा आउटपुट क्या बता रहा है, 6 पे आया पाइथन के बाद, और फिर क्या किया उसने, फर्दर आगे के 10 करेक्टर्स को रीड किया, और रीड करने के बाद हमें क्या बताया कि भाई वो किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है, वो 16 पर खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। तो हम टेल का यूज़ कर सकते हैं, किस लिए, हम पोजीशन को निकालने, पोजीशन को निकालने के लिए कि भाई किस पोजीशन पर मौजूद है ये, सही है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, अच्छा देखें ज़रा, लेट्स से कि मैं ना रीड लाइन का मैंने यूज़ किया, 6 करेक्टर्स को निकलवा लिया मैंने। मैं बोलता हूँ कि f.seek, अच्छा सीक क्या करता है, सीक ना आपके कर्सर की मूवमेंट करवाता है, कर्सर की क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है। टेल ने क्या किया, टेल ने आपको कर्सर की पोजीशन बता दी, सही है। सीक क्या करता है, वो कर्सर की मूवमेंट को हैंडल करेगा, आगे भी लेके जाएगा कर्सर को, और कर्सर को पीछे भी लेकर आएगा, समझ रहे हैं बात को। तो जब मैंने सीक मेथड यहाँ पे लिखा तो क्या बता रहा है भाई, कुकी मतलब आप क्या करो यहाँ पे, मतलब एक इनपुट दो और आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुकी मतलब पोजीशन के हिसाब से बात हो रही है यहाँ पे। तो लेट से मैंने बोला कि भाई तुम पहले क्या करो, 6 करेक्टर्स को प्रिंट कर दो, सही है यहाँ तक। लेकिन फिर मैंने बोला कि तुम क्या करो, कर्सर को वापसी कहाँ ले जाओ, कर्सर को कहाँ ले जाओ, 0 पर ले जाओ, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द फाइल पे ले जाओ, सही है। और फिर से क्या करो, जाकर 16 तक का 16 करेक्टर्स का डेटा लेकर आओ, ठीक है। तो ज़रा इसका आउटपुट देखें पहले, क्या किया इसने, 6 करेक्टर्स प्रिंट कर दिए, सही है पॉइंट। फिर सीक ने क्या किया, उस कर्सर को उठा के दोबारा से हमें कहाँ भिजवा दिया, स्टार्ट ऑफ द लाइन पे ले दिया वो, सही है, ठीक है यहाँ तक। फिर हमने क्या बोला भाई, अब वहाँ से दोबारा से क्या करो, 16 करेक्टर्स को रीड करो। तो उसने फिर से क्या किया, उन्हीं 16 करेक्टर्स को रीड करके हमें दिखा दिया। क्लियर है, सीक, टेल, रीड लाइन, रीड, और इनके अंदर जो हमने डेटा या जो करेक्टर्स पास किए वो क्लियर हो गए जी। ज़रा इसका आउटपुट बताएं क्या आएगा। जी पाइथन आएगा, पाइथन आ गया, चलें इस लाइन की मदद से पाइथन आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा, इस लाइन की वजह से क्या आएगा, छठी पोजीशन में मौजूद है, स्पेस के बाद ठीक है। तो ज़रा एक बात बताएं, देखें फाइल में चलते हैं हम, पाइथन के अंदर 6 करेक्टर्स हैं, पाइथन का वर्ड आ गया, सही है सॉरी। उसके बाद हमने क्या बोला भाई, सीक कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। क्या करो, कहाँ जाओ, 6 पोजीशन पे जाओ, ठीक है। तो क्या होने वाला है, क्या कर्सर यहाँ से मुड़कर आगे की तरफ जाएगा या नहीं, हाँ भाई क्या करेगा फिर, आइडिया नहीं है, वैसे उसी पोजीशन पे रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। देखें ज़रा आउटपुट किस तरीके से, सीक ने मतलब पहले रीड लाइन से क्या हुआ आपका, पाइथन प्रिंट हो गया, सही है बात। सीक को हमने बोला 6, मतलब क्या करो, कर्सर को 6 पोजीशन पे ले जाओ, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, आपका जो सीक है ना, सीक ये हमेशा किस रेफरेंस से चलता है, स्टार्टिंग के रेफरेंस से चलता है। मतलब जब इसको हमने 6 दिया ना, तो अब क्या होगा, सॉरी, जब हमने इसको 6 दिया तो क्या होगा, देखिए पाइथन पहले प्रिंट हो गया रीड लाइन वाली लाइन की मदद से, ठीक है। अब कर्सर यहाँ पे खड़ा हुआ है और हमने क्या बोला, सीक 0, मतलब 6 पोजीशन पे चले जाओ, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं होगा कि तुम यहाँ से उठो और 6 डिजिट्स या 6 करेक्टर्स आगे मूव कर जाओ, इसका ये मतलब नहीं होगा। क्या होगा, सीक जब भी हम यूज़ करते हैं ना, याद रखें हमेशा कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट से चलना शुरू करता है वो, ठीक है। तो दोबारा वो कहाँ पहुँच गया, स्टार्ट में पहुँचा, और फिर उसको क्या मिला, नंबर क्या मिला उसको, दोबारा से 6 मिला। तो जब दोबारा उसने मूवमेंट स्टार्ट करी तो दोबारा से वो यहीं आके खड़ा हो गया। हाँ, अगर मैंने उसको बोल दिया तो 7, लेट से हमने इसको बोला 7, ठीक है। तो अब की मर्तबा कर्सर कहाँ पे खड़ा हुआ होगा,
इस स्पेस के बाद खड़ा हुआ होगा। तो अब की मर्तबा अगर मैं यहाँ से फर्दर आगे बोलता हूँ कि भाई आगे क्या करो, हमारे फर्दर 10 कैरेक्टर्स को प्रिंट करो, ठीक है। तो अब ये जो स्पेस दिख रही है अब हमें स्पेस वाली नहीं दिखेगी, ठीक है। तो एन तक क्या आ गया डेटा, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस सर। अच्छा, अब ज़रा आप लोग बताएं कि भाई मुझे ना यहीं पे कर्सर को जब मैं मतलब पाइथन जब प्रिंट करवा दूँ ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि लेट से मैं सिर्फ ING प्रिंट करूँ। क्या करूँ? ING प्रिंट करूँ। दोबारा क्वेश्चन समझें। हाँ, पाइथन हमने प्रिंट कर दिया, इसी रीड लाइन वाले की मदद से हमने पाइथन प्रिंट कर दिया, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कर्सर को मूव करवाऊँ और दोबारा से जब मैं प्रिंट करवाऊँ डेटा को तो सिर्फ मुझे ING मिले, मुझे सिर्फ ING निकालना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है मेरा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मतलब मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। पाइथन आ गया, सही है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्या मिले, ING मिले, बस। क्या करना होगा इसके लिए? सीख को करेंगे 16 में 15 करेंगे, 15 करेंगे तो ING आएगा। सीख को करेंगे 15। कितने कैरेक्टर्स बनते हैं? 1 मिनट रुकें। बिल्कुल, ये पॉइंट सही है, ठीक है। क्या करना होगा हमें? सी को क्या वैल्यू पास करनी होगी? तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम 15। और कितने कैरेक्टर्स देने होंगे मुझे? सिर्फ 3 चाहिए ना मुझे, तो इसको मुझे सिर्फ 3 देने होंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये आ गया पॉइंट आपका। अच्छा, लिखने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मैं इसको कुछ इस तरह से हैंडल करूँगा कि मैं इसको बोलूँगा कि क्या करो, f.tel, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करता है? ये आपको क्या देता है भाई? ये करंट पोजीशन दे देगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 6 मिला। अब मुझे 6 से फर्दर कितने कैरेक्टर्स आगे जाना था? 15 गए थे ना, मतलब 9 आगे जाना होगा होपफुली, ऐसे ही है मेरे ख्याल में। अगर मैं इस 6 को, जब मुझे यहाँ से 6 मिल रहा है, सॉरी, तो जस्ट मैं अगर 9 को लिखूँ, ठीक है, फर्दर सिर्फ 9 लिखूँ तो क्या होगा मेरा? इस तरीके से भी ये कोड चल जाना चाहिए। तो मैं इसको कहाँ लिखूँगा? मैं इसको यहाँ लिखने के बजाय सी के अंदर, एग्जैक्टली यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिखूँगा कि भाई क्या करो कि आपका यहाँ पे उसने क्या किया? पाइथन प्रिंट कर दिया, सही है। और कहाँ पे खड़ा हुआ है कर्सर? एन के बाद खड़ा हुआ है, 6th पोजीशन पे खड़ा हुआ है, सही है। तो अगर मैं f.tel बोलूँगा तो मुझे क्या नंबर मिलेगा भाई? 6 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इस सिंटेक्स की वजह से मिला 6, सही है। और मैंने क्या बोला भाई, अब तुम इस पोजीशन पे रहते हुए क्या करो, 9 इसमें प्लस कर दो, 6 के अंदर 9 प्लस करो, कितना हो गया? 15। मतलब बात वही हो रही है, सी को आप डायरेक्ट लिख लें या आप टेल की मदद से हेल्प ले लें कि आपको क्या करेगा, जहाँ पे खड़े में आप वहीं तक के दोबारा पहुँच जाएंगे और फिर उसमें जस्ट कुछ और डिजिट्स को या कुछ और नंबर को ऐड करके अपना डेटा निकलवा लेंगे, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा? तो इसने भी उसी तरीके से काम किया। तो ये क्लियर हुआ थोड़ा सा, रीड लाइन, रीड और किस तरीके से कैरेक्टर्स का हमने यूज़ करना है, सही है। बस एक वाला पॉइंट याद रखिएगा कि भाई रीड लाइन वैसे तो लाइन बाय लाइन काम करता है, ठीक है, लेकिन कब काम करेगा? अगर वो पूरी लाइन को रीड कर पा रहा है, ठीक है। अगर हमने उसको पूरी लाइन को रीड ही करने नहीं दिया हुआ, कुछ चंक्स उठा रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स उठा रहे हैं स्पेसिफिकली, तो फिर अगली रीड लाइन की स्टेटमेंट अगली लाइन को रीड नहीं करेगी, वो उसी लाइन पे रहते हुए आगे फर्दर कैरेक्टर्स को रीड कर रही होगी। क्लियर? सीख भी एक ही लाइन पे रहता है जी, सीख भी एक ही लाइन पे रहता है। नहीं, सीख तो ले जाएगा आपको आगे, सीख आपको ले जाएगा। अगर लेट से हमने यहाँ पे और बड़ा डेटा पास किया हुआ होता, ठीक है, लेट से हम इसको 19 बोल देते हैं, ठीक है। तो देखें क्या हुआ, आपके पास जावा स्क्रिप्ट सेकेंड लाइन पर था, तो उसने वहाँ पे जाके उसी हिसाब से मतलब कैलकुलेशन करी और SCR स्क्रिप्ट वाला पार्ट लेकर आ रही है, ठीक है। तो आगे मूव कर जाएगा कर्सर, आपका कर्सर का मसला नहीं है। और यही काम बिल्कुल मतलब सेम चीज़ हम रीड की मदद से भी करवा सकते हैं, सही है। लेकिन रीड में थोड़ा सा ये ख्याल रखना होगा कि भाई रीड में क्या कर रहा होता है, वो पूरी फाइल को रीड कर रहा होता है, सही है। लेकिन जब हम चंद दे रहे हैं ना, मतलब जब हम कैरेक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने देखा रीड
और रीड लाइन दोनों तकरीबन सेम ही तरीके से काम कर रहे हैं। पॉइंट मैं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जब हम ये करेक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, लेंथ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तकरीबन हमारा रीड और रीड लाइंस सेम ही तरीके से काम कर रहे हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है मेरा मैं क्या बता रहा हूँ? ऊपर हमने इसकी एक एग्जाम्पल देखी है। चलें, इसमें कोई मसला? अच्छा, अभी जो हमने तरीका कार देखा है ना, ये एफ तरीका, मतलब ये जो ओपन करते थे हम, ठीक है, ये एक तरीका है फाइल हैंडलिंग का। एक दूसरा तरीका होता है जो कि और एफिशिएंट होता है, ठीक है। वो तरीक़ेकार क्या होता है? हम उसमें विथ का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या सेंटेक्स होता है पहले सेंटेक्स देख लेते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा? सबसे पहले विथ लिखेंगे, विथ, ठीक है। ओपन करेंगे, ओपन का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फाइल का नेम देंगे यहाँ पर txt एक्सटेंशन के साथ, यहाँ पे उसको मोड बताएंगे और एस फाइल पॉइंटर, कॉलर लगा के नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे और फिर अपनी जो भी लॉजिक है उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। फाइल पॉइंटर डॉट रीड करना है, रीड कर लेंगे, राइट करना है, डेटा को राइट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा बात समझिएगा, देखें, ये जो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर होता है ना, मतलब विथ वाली तरीके से हम जब फाइल को ओपन कर रहे होते हैं तो हमारे पास फाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें नहीं क्लोज़ करना पड़ता, हमें क्लोज़ नहीं करना पड़ता। क्या करता है ये विथ आपका ऑटोमेटिकली क्या करता है? फाइल को खुद ही क्लोज़ कर देता है, सही है। तो एक तो इसका ये बेनिफिट है यूज़ करने का। दूसरा कि आपके पास मतलब तकरीबन जो हमने ऊपर देखा है ना, ऊपर वाले तरीके के अंदर हमें खुद से फाइल को क्लोज़ करना पड़ रहा होता था, यहाँ पे वो खुद इस चीज़ को हैंडल कर रहा है। इसके अलावा तकरीबन सिंटैक्स सेम ही है, सही है। यहाँ पे क्या किया? जस्ट हमने विथ का यूज़ कर लिया, ओपन यूज़ किया, फाइल का नेम पास कर दिया, मोड जिस तरह ऊपर बताया करते थे यहाँ पे भी उसी तरीके से मोड हमने बताना है, ठीक है। लेकिन ऊपर एक चीज़ थी कि भाई हम उस फाइल का रेफरेंस कहाँ पे सेव करते थे? इस लेफ्ट साइड पे वेरिएबल बनाते थे और वहाँ पे उस फाइल का रेफरेंस सेव कर रहे होते थे, सही है। तो यहाँ पे बस वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि हमने क्या करना है, उसको रेफरेंस सेव करने के लिए इस तरीके से इसका यूज़ करना है। एज लिखेंगे कि मतलब ये एज क्या होता है? एलियासिस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। डेटाबेस के अंदर काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। तो मैंने क्या बोला भाई, ये पूरी फाइल को तुम ओपन करो, ठीक है, इस मोड में ओपन करो और मैं इसको किससे रेफ़र करूँगा? जिससे भी रेफ़र करना है, मतलब मैं जिसके अंदर इसका रेफरेंस स्टोर करना चाह रहा हूँ उसको कहाँ लिखूंगा? एस के बाद लिखूंगा, ठीक है। तो अगेन आपका फाइल पॉइंटर सिर्फ एक लेटर भी हो सकता है या पूरा कोई वर्ड भी हो सकता है, ये सही है। और फिर हम इसी की हेल्प लेते हुए आगे अपने कोड को फर्दर कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। सिंटैक्स क्लियर है? हम क्या करते हैं, जल्दी से फाइल बना लेते हैं। क्या लिखेंगे भाई? विथ ओपन, फाइल का नाम ले लेते हैं, लेट से फाइल 2.txt और इसको सेव कर देते हैं कहाँ पर? फाइल्स के फोल्डर में ले जाते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ मेरी फाइल कहाँ पे क्रिएट हो? फाइल्स वाले फोल्डर में हो। और सिंस क्योंकि क्रिएट करना है मुझे, तो मैं W मोड या अपेंड मोड का यूज़ यहाँ पे कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम क्रिएट करें तो हम W मोड यूज़ कर लेते हैं, सही है। लेट से मैंने इसको बोल दिया एस एफ। मैं किस तरह इसको कॉल करने वाला हूँ आगे जाके? एफ करके कॉल करूँगा, तो पाइथन समझ जाएगा कि भाई मैं एफ जब बोल रहा हूँ तो मैं फाइल 2 को रेफ़र कर रहा हूँ। अच्छा, फाइल 2 में जाते हैं और यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, बस क्लोज नहीं करना, इतना कोड लिखा, बस वो क्या करेगा? जाके कोड को लिखेगा और खुद ही फाइल को क्या कर देगा? फिर वो क्लोज कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा और चलते हैं इधर फाइल 2.txt और क्या किया इसने भाई? हमारी इस लाइन को लिख दिया है, सही है। तो बस थोड़ा सा लिखने का तरीका डिफरेंट है लेकिन उसके अलावा हर कॉन्सेप्ट क्या है भाई? सेम है, हर कॉन्सेप्ट सेम है। वही यहाँ एक अगर आप डॉट लिख के राइट लिखेंगे तो भी इसको विथ के हिसाब से इसे कॉल कर रहा होगा। इस ब्लॉक में आ रहे हो कि जो कमांड्स है उसके साथ चलनी चाहिए विथ के कॉन्टेक्स्ट में।
मैं पॉइंट नहीं समझा आपका, दोबारा बताएंगे? मतलब ये आप ये डॉट राइट करेंगे, डॉट ओपन करेंगे या डॉट रीड करेंगे तो ये चलना चाहिए हाँ, हाँ। कॉन्टेक्स्ट में विद के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि देख ये फ़र्क कैसे हुआ। फर्क ये सर ऐसे होगा कि ये जो इस अलाइनमेंट में आ रहा होगा ये डॉट उसके साथ काम कर रहा होगा, एफ को बार-बार हमको लिखने की जरूरत नहीं होगी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आगे जाके एफ डॉट रीड करूंगा कुछ इस तरीके से बोलिए आप? सिर्फ डॉट रीड करेंगे तो भी ये एफ से काम कर रहा होगा। अच्छा, ट्राई कर लेते हैं। वैसे डॉट रीड जो है ना आपको फाइल का रेफरेंस बताना पड़ता है, इस तरीके से बोल रहे हैं आप? अच्छा देखें, असल में जब भी मेथड यूज़ करते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि हमें ना क्या बोलते हैं उसको, आर्गुमेंट भेजना होता है, ठीक है। सेल्फ करके जो हम पाइथन के अंदर पढ़ते हैं, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो भाई हमें क्या करना होता है, हमें ना रेफरेंस भेजना होता है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है उसका रेफरेंस ज़्यादा होता है। अब देखें एक बात समझें, हम यहाँ पे जो एफ़ कर रहे थे ना, ये जो एफ़ लिख रहे थे, इस एफ़ में क्या हो रहा है वैसे? हाँ असल में ये जो वेरिएबल है ना, ये इटसेल्फ कुछ भी चीज़ नहीं है, बस इसके अंदर हमारा रेफरेंस स्टोर हो रहा है। क्या हो रहा है? रेफरेंस स्टोर हो रहा है। देखें मैं अगर एक काम करता हूँ, लेट से मैंने बोला नम इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। अब हम तो वैसे क्या पढ़ते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाहर हम क्या पढ़ते हैं कि भाई हमने 1 2 3 को किस में सेव कर दिया, नम के अंदर सेव कर दिया। ये बात ही गलत है, ये बात ही गलत है भाई। हम 1 2 3 को नम में सेव नहीं कर रहे। 1 2 3 तो हमारा मतलब इस तरह लिखने से क्रिएट हुआ रैम के अंदर, ठीक है, रैम के अंदर ये क्रिएट हुआ, और जिस जगह जाकर ये नंबर सेव हुआ है ना, उसका रेफरेंस उठा के हमने किस में स्टोर किया हुआ है, नम के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखूँ और नम लिखूँ, आईडी हमें एड्रेस बताता है, ठीक है, तो वो कुछ इस लोकेशन पे जाके हमारा रेफरेंस को सेव करवा रहा है, सही है। तो ये जो रेफरेंस है ना नम वाला, हमें क्या करना होता है, उसको पास करना होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के हिसाब से, सही है। तो हमें इसीलिए यहाँ पे एफ को तो लाजमी यूज़ करना पड़ रहा होगा, सही है। इस हवाले से नहीं बात कर रहा हूं, इस तरह बिहेवियर दूसरी लैंग्वेज में विद के साथ इस तरह से चल रहा है। अच्छा सही हो सकता है, फिर ये आपकी वाली पॉइंट सही हो, मैं इसको फर्दर और एक्सप्लोर कर लूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अच्छा भाई ये बताएं, ये चीज़ क्लियर है? बस आपका समझ लें, ये जो चीज़ है ना पहली वाली लाइन, बस ये थोड़ी सी डिफरेंट है, और सेकंड लाइन आपकी क्या हो रही है, इंडेंट हो रही है। तो आपने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे विद वाले तरीके से, आपके वो सारे के सारे ऑपरेशंस क्या होंगे भाई, इंडेंटेड ऑपरेशंस होंगे। मतलब आपने उस लाइंस को इन 4 स्पेसिस के बाद ही लिखनी होगी। अगर आप रीड करते हैं, राइट करते हैं, तो सारे के सारे ऑपरेशन का किस तरह से होंगे, इंडेंटेड लाइंस पे हो रहे होंगे, मतलब इंडेंटेशन के बाद ये लिखी जा रही होगी लाइंस। देखते मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा हर कॉन्सेप्ट सेम है। हमने पढ़ा था भाई डब्ल्यू मोड क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है। अगर फाइल उसको मिल गई पुरानी वाली तो अगर पुराना कोड उसको मतलब पुरानी वाली कंटेंट को डिलीट कर देगा, न्यू कंटेंट को क्या करेगा, ले जाकर सेव कर देगा। तो इसको जरा ट्राई कर लेते हैं एक मरतबा। लेट से मैंने इसको लिखा और मैंने जाके यहाँ पे इसको बोला बस फाइल हैंडलिंग बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या करेगा ये जाकर अब उसी फाइल को ओपन करेगा, लेकिन क्या करेगा, उसको ओवरराइट कर देगा। तो अभी तक देखें ज़रा, फाइल 2 के अंदर ये पूरा मैसेज मौजूद था मेरे पास, लेकिन जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कॉन्सेप्ट आपका सही उसी तरीके से चलेगा, और क्या करेगा, उस कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। तो जो हम पढ़ चुके हैं ना, वो पहले वाले तरीके से वो कॉन्सेप्ट सारे के सारे सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया है। इवन रीड लाइन सब कुछ उसी तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, रीड करके देख लेते हैं ज़रा, इसी की कोड की मदद से हम रीड कर लेते हैं। तो मैंने बोला क्या करो भाई, इस पोजीशन पे जाओ, इस पोजीशन पे जाओ, वहाँ से किसको रीड करो, file2.txt को रीड करो। सही है, मैंने मोड पास नहीं किया हुआ ना, मोड पास नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कौन सा मोड होता है भाई, उसका रीड मोड होता है। तो सिंस हम रीड कर रहे हैं तो क्या करना होगा, हमें ये चीज़ हटानी होगी, और क्या लिख दूँगा मैं यहाँ पे, रीड, ठीक है। तो मैं असल में ये बोलना चाह रहा था कि देखिए ये जो रीड वाली लाइन है ना, आप इसको पीछे नहीं लिख सकते, ये एरर दे देगा आपकी ये लाइन। ये और जो भी आपने लाइन लिखनी है वो सारी की सारी क्या होंगी भाई, आपकी वो मतलब इंडेंट होकर आ रही होंगी सारी लाइन्स। अगर आपने यहाँ पे जाके कुछ और फर्दर लिखना है, लेट से आपने यहाँ पे वही लिखा कि भाई 10 कैरेक्टर्स रीड करो, सॉरी, ठीक है, 10 कैरेक्टर्स रीड करो, और फिर क्या करो, एफ डॉट
सीक और बोलते हैं एफ डॉट टेल, करंट पोजीशन को बताओ और +2, ठीक है। फिर क्या करो, हमारे 2 कैरेक्टर्स को रीड करो, ठीक है। और हमें क्या करना होगा भाई, प्रिंट भी करना होगा इसको, सही है। क्योंकि मैं डेटा सेव तो नहीं कर रहा ना यहाँ पर, किसी वेरिएबल में डेटा सेव नहीं कर रहा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे प्रिंट का भी यूज़ करना पड़ेगा, सही है। तो देख रहे हैं सारी की सारी लाइंस किस तरह की है भाई, इंडेंट हुई हुई है सारी लाइंस, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। तो क्या किया इसने, जो भी इसकी मतलब डेटा की डेटा बन रहा था इन नंबर्स के हिसाब से, उसने वो डेटा हमें लाकर दे दिया है। तो भाई पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा, ठीक है। ज़्यादातर यही तरीका यूज़ होता है फाइल हैंडलिंग के लिए, ज़्यादातर यही तरीका यूज़ होता है, लेकिन आपको दोनों पता होने चाहिए। क्लियर है, कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये फाइल हैंडलिंग बहुत इन डेप्थ टॉपिक है वैसे, ठीक है। तो एक छोटा सा हम इसका बाइनरी वाला पार्ट कवर करते हैं और ज़रा देखते हैं कि बाइनरी फाइल्स को भी क्या करता है, ये हैंडल करता है, सही है। तो ज़रा एक बात समझिएगा, अभी तक हमने जितना भी डेटा पे काम किया वो सारा का सारा किस तरह का डेटा था भाई, वो टेक्स्ट डेटा था। क्या डेटा था वो, किस तरह का डेटा था, टेक्स्ट, ठीक है। एक दूसरी तरह का डेटा होता है बाइनरी, ठीक है। हम ज़रा देखते हैं कि बाइनरी वाले डेटा पे किस तरीके से काम करता है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, मैंने कहा विथ ओपन, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या पास करना होगा, बाइनरी फाइल का, यहाँ पे मुझे रेफरेंस देना होगा, बाइनरी फाइल का नाम यहाँ पे देना होगा, सही है। और बाइनरी फाइल्स आपकी जो फाइल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, इमेज या वीडियो वगैरह जो होती हैं आपकी किस तरह की होती हैं, बाइनरी डेटा में आ रही होती हैं, सही है। वैसे तो हर चीज़ ही बाइनरी है भाई, इवन अगर मैं L लिखूँ, K लिखूँ, A लिखूँ, C लिखूँ, जो भी चीज़ लिखूँ, नंबर्स लिखूँ, वो भी क्या होता है हमारा, बाइनरी होता है, सही है। लेकिन ये जो हमारा डेटा है ना, इसको हम टेक्स्ट डेटा यूजुअली बोल रहे होते हैं। स्ट्रिंग बना के हम कह रहे हैं ना इस चीज़ को, तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेक्स्ट डेटा कहलाता है। स्पेसिफिकली बाइनरी फाइल्स हम यूज़ कर रहे होते हैं किस तरह के डेटा के लिए, आपकी इमेजेस या वीडियोस वगैरह के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए बाइनरी फाइल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब बाइनरी वर्ड का यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेट्स से अगर यहाँ पे कोई इमेज वगैरह पड़ी हुई है, देख लेते हैं। अच्छा भाई, मैं करंट फोल्डर में ले आया हूँ इसको फ़िलहाल, ठीक है। और मैं इसका क्या नाम पास करता हूँ यहाँ पे, commerce.png। और हमें इसको किस मोड में ओपन करना है, रीड मोड में ओपन करना है, सही है। तो मैं इसको फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ सही तरीका। मैंने इसको लिखा फाइल, ठीक है। और क्या करूँगा मैं, फाइल डॉट रीड करते हैं, ठीक है। और ज़रा देखते हैं किस तरीके से इसका आउटपुट आता है, सही है। तरीकाकार वही है, देखें, विथ लिखा, ओपन कीवर्ड यूज़ किया, यहाँ पर क्या पास करते हैं, फाइल का नेम, ठीक है, फाइल का नेम पास करते हैं। लेकिन सिंस ये टेक्स्ट फाइल नहीं है हमारी, मैंने कहा ना इमेज और वीडियोस, ऑडियोज़, ये सारी की सारी किस तरह होती हैं, ये बाइनरी होती हैं, टेक्स्ट फाइल नहीं होती है, सही है। तो इसीलिए एक्सटेंशन भाई इसकी txt नहीं होगी, सही है। png होगी, jpeg होगी, ये दूसरी mp3, mp4 इस तरह की इसकी एक्सटेंशंस होंगी, सही है। अच्छा, और इसका रेफरेंस किस में स्टोर किया, फाइल के अंदर सेव कर दिया। फिर मैंने बोला फाइल डॉट रीड, फाइल को रीड करो। अब ज़रा देखिएगा एक चीज़ होता क्या है, क्या बोल रहा है भाई, एरर दिखा रहा है और बोल रहा है कि कैन नॉट डिकोड बाइट। ये कुछ एरर दिखा रहा है, मतलब ये कोड जो है, ये जो इसको मतलब इसको जो डेटा मिल रहा है ना इसके अंदर से, वो नॉर्मल रीड मोड से आपका काम नहीं करने वाला। मतलब देखें, नॉर्मल रीड मोड का मतलब क्या है कि अभी हमने ऊपर जो यहाँ पे रीड मोड यूज़ किया था ना, वो रीड मोड किसके लिए था, वो टेक्स्ट फाइल्स के लिए यूज़ होता है, समझे बात को। मैंने यहाँ पे ऊपर R लिखा भी और कहीं पर R नहीं भी लिखा, हमने कहा बात एक ही है, लिखें या ना लिखें, वो क्या करेगा, हमारे फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा होगा। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, मैंने उसी रीड मोड का यूज़ करते हुए मैंने कहा इस फाइल को ओपन कर दो, लेकिन क्या दिखा रहा है एरर कि भाई ये जो डेटा इसको मिल रहा है ना, वो क्या नहीं, उसको डिकोड नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसका एक और मोड होता है, वो कहलाता है RB मोड, रीड बाइनरी, ठीक है। अभी देख रहे हैं बहुत सारे उसके फर्दर मोड्स मौजूद हैं, अभी फिलहाल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रीड बाइनरी मोड, ठीक है। तो जब मैं इसको रीड बाइनरी मोड में बोलूँगा भाई ये फाइल किस तरह की है, एक बाइनरी फाइल है, तो इसको तुम किस तरह से रीड करो, बाइनरी मोड में रीड करो, सही है। तो ज़रा आप देखें, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ज़रा देखें किस तरह का डेटा लाके दिखा रहा है ये,
ये आपको सबसे पहले तो बी दिख रहा है, ठीक है। बी अगेन किसको शो कर रहा है? बाइनरी डेटा को शो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ये काफ़ी सारे हमें इस तरह कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा किस तरह का है भाई? ये बाइनरी डेटा है हमारा, सही है। अब एक पॉइंट समझिएगा, देखें बाइनरी अल्टीमेटली हम कुछ भी बोल लें ना, बाइनरी आपका होता क्या है? 0 और 1 होता है। बाइनरी होता क्या है? सिर्फ 0 और 1 होता है। हर चीज़, ठीक है, जो डेटा मौजूद है ना, सब का सब बाइनरी में अल्टीमेटली क्या हो रहा होता है? आपका कन्वर्ट हो रहा होता है। ये पॉइंट समझिएगा पहले। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? यहाँ पर तो 0 और 1 मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर मतलब सिर्फ 0 और 1 होता है ना बाइनरी तो भाई। लेकिन यहाँ तो पत्नी क्या क्या आ रहा है? PNG और पत्नी X1, पत्नी क्या क्या आ रहा है? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसको समझिएगा ऐसा क्यों दे रही है। असल में अगर हम इसको नॉर्मल वाले बाइनरी में कन्वर्ट करें ना, लाइक 0 और 1 के अंदर, तो ये डेटा इतना बढ़ जाएगा कि अभी देख रहे हैं ये जो स्क्रोलर है, ये कितना मुझे मतलब मूव करवाना पड़ रहा है, सही है। तो हुआ क्या है कि उसने ना चंक्स बना दिए होंगे, मतलब लाइक अगर ये हमें दिखा रहा है ना यहाँ पे, लेट से ये n दिखा रहा है, अगर ये क्या दिखा रहा है? n दिखा रहा है। तो n के पीछे बहुत सारे 0 और 1 के क्या होंगे? कॉम्बिनेशन होगा। सिर्फ इस n के पीछे बहुत बड़ी एक 0 और 1 की क्या होगी? कॉम्बिनेशन या सीक्वेंस होगी, सही है। सिमिलरली इस x के पीछे भी क्या होगा? एक बहुत बड़ी सीक्वेंस होगी, जो कि इन्होंने क्या किया? शॉर्टकट में किससे लिख दिया? इसको x से लिख दिया है। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो उसके बाद जाके आपका इतना बड़ा डेटा बन रहा है ये, मतलब इन्होंने क्या किया? अल्फ़ाबेट्स के अंदर उसको शॉर्ट कर दिया, जब जाके आपका ये डेटा बन रहा है, सही है। चलिए आप लोग मुझे एक चीज़ बताएं, अगर जैसे मैं 2 लिखता हूँ, 2 के कितने बाइनरी डिजिट्स बनते हैं या बाइनरी बिट्स बनते हैं? किसी को आइडिया है? एग्जैक्टली। अगर मैं लिखता हूँ 9 लिखता हूँ लेट से, तो थोड़ा सा आपका कोड क्या हो जाएगा? मतलब जो आपके बाइनरी बिट्स होंगे थोड़े से बढ़ जाएंगे वो, ठीक है। ये पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? तो जी बोले सी वो कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको, देखें 4 बिट्स भी होते हैं, 8 बिट्स भी होते हैं, सही है। देखें हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम? ABCD यूज़ कर रहे होते हैं, आगे जाके 9 तक के नंबर चलते हैं, फिर 10 से आपका ABCD स्टार्ट हो जाता है, ऐसे F तक का, ठीक है। तो वो क्या है आपका? जब आप लेट से A को सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी के अंदर, तो क्या होगा? एक बड़ा नंबर मिल रहा होता है हमें, सही है। तो लेकिन उस नंबर को याद करना रिलेटिवली इजी है या A को याद करना आसान है हमें? A। तो A को हमने बोल दिया भाई A जो है आपका नंबर 10 होता है, और 10 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर, तो एक लंबी सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। अब हमारी मर्जी हम उसको 8 बिट में रखें या उसको 16 बिट्स में ले जाएं, ठीक है। तो पॉइंट में यह समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो आपकी फाइल हैंडलिंग है, या आपकी बाइनरी फाइल्स को भी क्या कर सकती है? रीड कर सकती है, सही है। अब एक ऑपरेशन करते हैं हम, एक मतलब कोड लिखते हैं छोटा सा। मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको एक रीड बाइनरी मोड में ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, मैंने जो है 1 मिनट लीजिएगा। अच्छा ज़रा यहाँ देखें। मैंने क्या किया? मैंने उस फाइल को, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल थी ना, कॉमर्स वाली जो थी, इमेज जो थी, उसको मैंने इसकी मदद से क्या किया भाई? रीड मोड में ओपन किया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर था? अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा हुआ था? मैंने इस लाइन को ज़रा भूल जाए कुछ देर के लिए। मैंने क्या किया हुआ था? मैंने आपको दिखाया कि भाई अगर मैं क्या करूं, अच्छा मैंने इसको अभी क्या बोला हुआ है? RF बोला हुआ है, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। मैंने इसको अपने आसानी के लिए दिया हुआ है कि रीड फाइल, हम क्या कर रहे हैं अभी? रीड फाइल का मैंने इसको रेफरेंस दिया हुआ है RF का।
तो मैं अगर जाता हूँ मैं RF का यूज़ करूँगा, अब फाइल यूज़ नहीं करूँगा मैं, मेरी बात समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फाइल डॉट रीड, तो भाई फाइल, उसको क्या पता कौन सी फाइल की बात हो रही है, अभी तो मैंने उसका रेफरेंस कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, RF में किया हुआ है ना, तो मुझे RF को यूज़ करना पड़ेगा। मैंने बोला RF को रीड करो, और मैंने आपको आउटपुट दिखाया किस तरीके से आउटपुट आ रहा था, इसको प्रिंट में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से आउटपुट मिल रहा था, सही है, मतलब मुझे बाइनरी का डेटा मिल चुका है, सही। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक छोटा सा कोड लिखा, मैंने कहा अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस बाइनरी की मदद से एक और न्यू इमेज जनरेट कर लूँ, सही है, क्या करूँ, एक न्यू इमेज जनरेट कर लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे पहले एक न्यू इमेज को क्रिएट करना पड़ेगा, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने वही लाइन लिखी कि विथ ओपन, और मैंने उसको नाम क्या दे दिया, image.png। आप कुछ भी दे दें, इसको JPEG बोल दें या JPEG, मतलब जो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको PNG में रखा फिलहाल, लेकिन मोड मैंने कौन सा दिया, इसको राइट वाला मोड दिया। मैंने बोला भाई राइट बाइनरी वाला मोड इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर सिंपल लिखेंगे तो सिंपल वाले में ये काम नहीं करेगा। मतलब मैं एक न्यू इमेज बनाने जा रहा हूँ ना भाई, तो न्यू इमेज बनाने के लिए मुझे डेफिनेटली राइट मोड का यूज़ करना पड़ेगा, सही है, लेकिन नॉर्मल वाला काम नहीं करेगा। मैंने इसलिए इसको यहाँ पे बाइनरी वाला मोड दिया, और इसका रेफरेंस मैंने किस में सेव कर दिया, WF के अंदर, सही है। तो हुआ क्या होगा, इतनी चीज़ की वजह से ना एक समझ लें, एक क्या बोलेंगे, एक एम्प्टी इमेज PNG बन चुकी होगी, लेकिन उसमें अभी कोई डेटा मौजूद नहीं होगा। मैंने बोला क्या करो भाई, उस WF का यूज़ करते हुए क्या करो, मतलब WF को मैं जब यूज़ कर रहा हूँ आगे जाकर, तो मैं किस इमेज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इस image.png वाली फाइल की तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो मैंने बोला भाई उस फाइल के अंदर कौन सा डेटा डालो, जो मेरे पास उस पुरानी वाली फाइल का बाइनरी डेटा है। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब एक सिंपल वर्ड से बोलूँ तो भाई मैंने कॉपी बना ली है, एक तरीके से मैंने कोड की मदद से क्या किया है, उस इमेज की कॉपी बना ली है, ठीक है। और ये काम हम डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ भी कर सकते हैं, JPEG हो सकती है और दूसरी एक्सटेंशन हो सकती हैं। तो पॉइंट मेरा समझ आ रहा है, ये आपके पास अगेन ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम इसकी मदद से फाइल कंप्रेशंस करवा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं ना हम लोग कि मतलब अगर हमारी कोई इमेज है या कोई इस तरह की कोई बड़ी चीज़ है, लाइक कोई डॉक्यूमेंट है हमारा, वो हाई साइज़ का है, हाई GB का है, ठीक है, ज़्यादा उसकी GB है, तो हम क्या करते हैं, उसको कंप्रेस करवाते हैं ना, तो वो सारा का कोड हम क्या कर सकते हैं, इस फाइल हैंडलिंग की मदद से हैंडल कर सकते हैं। कंप्रेस कर दो, उसकी रेजोल्यूशन को इन्हेंस कर दो, ये सारा कोड क्या हो सकता है यहाँ पे इस चीज़ की मदद से हो सकता है, ठीक है। तो बस मुझे आपको आइडिया देना था कि क्या हो सकता है, ये वाला काम हम इस फाइल हैंडलिंग की मदद से काम करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई मसला? अच्छा भाई ज़रा एक चीज़ देखें, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास मसला क्या आता है कि हम जो फाइल हैंडलिंग करते हैं ना, फाइल हैंडलिंग के अंदर एक इशू होता है, वो ये मसला होता है कि हम सिर्फ टेक्स्ट फाइल को हैंडल कर सकते हैं। अगर मुझे स्ट्रिंग के अलावा जितनी भी डेटा टाइप्स है ना, इंटीजर है, फ्लोट है, सॉरी बूलियन है, लिस्ट पढ़ी है, डिक्शनरी पढ़ी है, टपल्स पढ़े हैं, सेट्स पढ़े हमने अभी तक, ठीक है, एरेज वगैरह भी हैं, अभी हमने पढ़ी नहीं है। तो अगर मैं उस डेटा को इन फाइल्स में सेव करना चाहूँ, TXT फाइल में सेव करना चाहूँ, तो वो काम नहीं करेंगी। पॉइंट समझ रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट फाइल को ये हैंडल कर सकते हैं। ज़रा एग्जाम्पल देखते हैं। लेट से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी, मैंने लिखा विथ ओपन, फाइल का नाम लेट से नंबर्स रख दे रहा हूँ, ठीक है, numbers.txt, मोड क्या होगा भाई, WS, फाइल बोल दिया इसको, बोलता हूँ फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने कोई इंटीजर पास कर दिया, सही है। तो ये काम नहीं करेगा, क्या करेगा, एरर दे देगा। ज़रा देखें क्या बोल रहा है, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, ठीक है। अच्छा मैंने कहा चलो इंटीजर को छोड़ो, तुम मेरे फ्लोट नंबर को इस numbers.txt वाली फाइल में सेव करा दो। तो मैंने वही नंबर दिया, उसमें पॉइंट लगा दिया, सही है। अभी भी क्या दिखा रहा है, एरर, बोल रहा है भाई फ्लोट को भी हैंडल नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रिंग दो, सही है। मैंने कहा चलो एक काम करो, इसको हटा दो और लेट से यहाँ पे हम एक लिस्ट लिखते हैं और इस लिस्ट को सेव करा दो, 1 2 3 मैंने सिंपल लिख दिया, सही है। ज़रा देखें क्या बोल रहा है भाई, अभी भी मुझे स्ट्रिंग ही चाहिए, लिस्ट नहीं चाहिए। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। अच्छा मैंने कहा ट्राई करें, अगर हम फॉर एग्जांपल
इसको टपल बना दें, ठीक है। तो जब भी क्या करेगा ये एरर दे देगा। मतलब पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग के अलावा डिक्शनरी दें, सेट्स दें, कुछ भी दें, ये एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब हमारे डेटा को सॉरी उस डेटा को हमारे पास टेक्स्टी फाइल में सेव नहीं करने देगा, ठीक है। अच्छा, अभी आपने देखा सब जगह एरर दे रहा था, क्या ख्याल है अगर मैं इसको इस तरह से लिखता, लेट से मैंने बोला कि अब मेरे डेटा को सेव करा दो, अब ये काम करेगा? करेगा। क्यों? अब इसकी डेटा टाइप इंटीजर रही ही नहीं है, अब क्या बन चुका है, ये स्ट्रिंग बन चुका है। अच्छा, एग्जीक्यूट किया और हम देखते हैं numbers.txt के अंदर जाके हमारे पास ये नंबर हमें मिल जाएगा। कहाँ गया? ठीक है, ये नंबर आ गया। अब बज़ाहिर दिखने में क्या ये नंबर इंटीजर दिख रहा है, ठीक है। ये तो हमें पता है ना, हमने पीछे से कोड में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग बना के भेजा है। लेकिन जब अगर किसी को डायरेक्ट ये फाइल दिखाएंगे तो क्या बोलेगा, भाई ये एक इंटीजर है, सही है। तो हम चेक कर लेते हैं एक मरतबा कि वाकई में कि क्या ये स्ट्रिंग बनकर ही सेव हो रहा है या इंटीजर बनकर सेव हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टाइप चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, डेटा निकालना पड़ेगा ना, फाइल को रीड करके उसको डेटा को निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं उसकी टाइप चेक कर सकूंगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं रीड मोड में, ठीक है। सिंपल रीड मोड हमारे यहाँ पे काम करेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा भाई, मुझे फाइल के अंदर का कंटेंट मिलेगा जो कि सिंपल एक नंबर ही है, अभी तक 5485 है, ठीक है। और मैंने बोला इसको हाथ के हाथ मुझे यहाँ पे दिखाओ इसकी क्या टाइप। तो क्या दिखा रहा है भाई, स्ट्रिंग दिखा रहा है, सही है। तो पॉइंट ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई एक तो एक्सेप्ट किस तरह करेगा, डेटा को स्ट्रिंग में करेगा। जब सेव करेगा ना फाइल के अंदर डेटा को, तो जब भी वो स्ट्रिंग ही रहने वाला है, मतलब स्ट्रिंग ही फॉर्मेट के अंदर ही उस फाइल के अंदर डेटा को सेव कर रहा होगा, ठीक है। दिखने में भले कुछ भी लग रहा हो, अगर मैं जैसे लेट से इसी चीज़ को मैं फ्लोट बना के लिख दूँ तो क्या होगा, सिंपल आपके पास वो मैं अगर इसको लेट से यहाँ पे हम पास कर देते हैं कोई भी फ्लोट नंबर, ठीक है। तो अगर आप जाके उसको देखें तो अब ये दिख तो फ्लोट रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सेव किस तरह से हुआ है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेव हुआ है, ठीक है। तो मसला समझ आ रहा है फाइल इस टीएक्सटी फाइल्स के साथ, ठीक है। यहाँ पर आता है आपका कॉन्सेप्ट सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का। वो क्या होता है, देखिए हमने देखा स्ट्रिंग के अलावा हमारा कोई और डेटा सेव नहीं हो पा रहा, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले मैं एक छोटी सी एक चीज़ लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होती है। लेट से मैंने लिस्ट पास करी, ठीक है, और अभी हमने देखा था वो हमारी डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर मैं इसी को स्ट्रिंग बना दूँ, ठीक है, अभी एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। एग्जीक्यूट किया और नंबर्स में हमने लिख दिया इसको, तो ये क्या हो गया, डेटा यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब एक काम मैं करता हूँ, मैं ना इस डेटा को निकालता हूँ, पहले तो फाइल को रीड करता हूँ, ठीक है। तरीका ये होगा ना भाई, विथ ओपन करेंगे, फाइल का नाम पास करेंगे, एस करके जो भी हमने नाम देना उसको नाम देंगे, फाइल डॉट क्या होगा यहाँ पे रीड होगा, और इसको लेट से मैं यहाँ पे L1 के नाम से लिस्ट बनाता हूँ और उसमें सेव कर देता हूँ, सही है। यहाँ तक मैंने जो भी फाइल का डेटा था, सिंपल सा एक लिस्ट है 1 2 3 4 जिसमें लिखा हुआ है, उसको उठा के किसमें सेव करवा दिया, L1 में सेव करवा दिया। एग्जीक्यूट किया, L1 में डेटा सेव हो गया। मैं करता हूँ प्रिंट L1 को, तो क्या दिख रही है हमें, लिस्ट मिल रही है। अब अगर ये लिस्ट है, एक्चुअल में लिस्ट है, तो इसका मतलब तो ये मैं इस पर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। मतलब पॉप हो गया, डॉट रिमूव मेथड हो गया, डेल हो गया, इंडेक्सिंग हो गई, स्लाइसिंग हो गई, सब की सब मैं इस पर परफॉर्म कर सकता हूँ। ये बात समझ रहे हैं मेरी, लिस्ट के जो हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, सही है। तो ज़रा एक काम करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई इस लिस्ट के अंदर ना मेरा एक नंबर ऐड कर दो, L1 डॉट क्या होगा, अपेंड होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये सजेशन ही नहीं दे रहा, यहाँ पे नहीं दे रहा, देख रहे हैं आप लोग, वरना सजेशन दे रहा होता है, हाँ एग्जैक्टली। तो लेट से मैं फिर भी चला के दिखाता हूँ, मैंने कहा भाई मेरा 56 एक नंबर है, इसको ऐड कर दो, तो क्या बता रहा है कि स्ट्रिंग
मतलब लिखने में लिस्ट लग रही है, लेकिन क्या बोल रहा है भाई, स्ट्रिंग जो है वो उसका उस पर कोई अपेंड करके मेथड है ही नहीं। तो पॉइंट समझ आ रहा है। तो अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट डेटा के अलावा कोई दूसरी टाइप का डेटा हो ना जो हमने फाइल में सेव करवाना हो, तो हम उसको जुगाड़ू तरीके से स्ट्रिंग बना के सेव तो करवा देंगे, लेकिन मसला क्या होगा, जब वापसी उसको डेटा को निकालेंगे ना, हम रीड करने कर रहे होंगे, फिर उस पर कोई हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटा पर, तो हम वो नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर मेरे पास लेट से कोई डिक्शनरी है जिसमें सैलानी का पूरा मतलब पूरे सैलानी का पूरे पाकिस्तान का डेटा मौजूद है सैलानी का, ठीक है, और मैंने उसको डिक्शनरी बना के सेव किया हुआ है या किसी दूसरे डेटा टाइप में सेव किया हुआ है, तो अगर मैं उसको निकाल रहा हूँ उस पर मैं ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है। लाइक मैं डिक्शनरी के अंदर की हम पास करके उसकी वैल्यू निकाला करते थे ना, तो अगर मैं वो ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा या किसी डेटा को रिमूव नहीं कर पा रहा, तो डेटा तो बिल्कुल यूजलेस हो गया ना मेरे लिए, किसी काम का रहा ही नहीं। तो अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सीरियलाइजेशन का। सीरियलाइजेशन का क्या मकसद है, मतलब क्या होता है सीरियलाइजेशन? सीरियलाइजेशन सिंपल ये होती है कि आपकी जो पाइथन की डेटा टाइप है ना, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं सीरियलाइजेशन के अंदर हमारे जो पाइथन की डेटा टाइप्स है ना, पाइथन की डेटा टाइप जैसे इंटीजर है हमारे पास, फ्लोट है, और ये जो अभी हमने दूसरी देखी है लिस्ट है, टपल है, सेट्स हैं, डिक्शनरीज वगैरह है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और फाइल में सेव करवा देंगे। क्या करेंगे, फाइल में सेव करवा देंगे। तो जरा एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करना होगा मुझे यहाँ पर, मैं सबसे पहले एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट जेसन करके, ठीक है, और इस जेसन वाली फाइल पर हम क्या करेंगे, अब डेटा को स्टोर करवाएंगे। देखें टीएक्सटी फाइल तो फेल हो चुकी है, टीएक्सटी फाइल यहाँ पर काम नहीं कर रही ना, तो टीएक्सटी फाइल का टेक्स्ट फाइल का हम आगे फर्दर यूज़ नहीं कर सकते। अब हम यूज़ करेंगे कौन सा, जेसन फाइल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट जेसन करके, और मैं काम करता हूँ मैं एक अब न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है। एक क्या करूँगा, न्यू फाइल बनाऊँगा, लेकिन वो फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी, टीएक्सटी तो नहीं होगी ना, क्या होगी, वो जेसन वाली होगी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि हम पाइथन की डेटा टाइप्स को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, जेसन फॉर्मेट में या जेसन फाइल में लेके जा रहे हैं, सही है। इसी चीज़ को हम सीरियलाइजेशन बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, वही मेरा सिंटैक्स होगा, मैंने लिखा विथ ओपन, और फाइल का नाम लिखते हैं, लेट से मैं बोल देता हूँ क्या बोलूँ, नंबर्स ही बोल देता हूँ, ठीक है, नंबर्स और डॉट जेसन। एक्सटेंशन क्या होगी इसकी, लेकिन जेसन होगी, टीएक्सटी एक्सटेंशन यूज़ नहीं करनी, सही है। और मोड क्या है मेरा भाई, डब्ल्यू मोड है, क्योंकि मैंने फाइल पहले क्रिएट करनी है ना भाई, फाइल क्रिएट नहीं करूँगा तो किस तरह काम करेगी, तो मैंने डब्ल्यू मोड पास कर दिया, सही है। और अगेन क्या करना होता है, उसके बाद हमें एस करके कोई भी इसको रेफरेंस दे देना होता है। तो लेट से मैंने इसको एफ बोल दिया या एफ जे बोल दिया, जो भी आपने नाम देना हो आपने उसका यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक ये लाइन वही है जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, सही है। जस्ट क्या होगा, सिर्फ एक्सटेंशन चेंज हुई है, ठीक है। और क्यों एक्सटेंशन चेंज हुई है, आपको रीज़न पता होना चाहिए कि भाई हम एक ऐसी डेटा टाइप के साथ डील कर रहे हैं, उस डेटा को सेव करना चाह रहे हैं फाइल के अंदर जो हमारी टीएक्सटी फाइल्स हैंडल नहीं कर सकती। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा, अब थोड़ा सा इसका सिंटैक्स चेंज है यहाँ पे, इस सेकंड लाइन से हम यहाँ पे लिखना होगा जेसन डॉट डम करके एक मेथड होता है हमारा, ठीक है, जेसन डॉट डम। हम बोल रहे हैं कि भाई जेसन की फाइल को अंदर क्या करो, डम करो, ठीक है। डम मतलब देखें ऊपर हम डेटा को लिखने के लिए क्या यूज़ कर रहे थे, राइट का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। टीएक्सटी फाइल में डेटा को लिखने के लिए राइट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे डम का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे देना होगा कि मुझे किस डेटा को इस फाइल में रखना है, ठीक है। देखें मुझे एक बात बताएं, जब मैंने राइट किया तो राइट के बाद क्या करते हैं, हम डेटा देते हैं ना, डेटा देते हैं, सही है। लेकिन हम पहले से क्या बता रहे होते हैं कि भाई इस फाइल में, देखिए बात समझिएगा, फाइल का मैंने यहाँ पे क्या किया, फाइल का रेफरेंस, फाइल में रेफरेंस को सेव किया, उस रेफरेंस को यूज़ करते हुए क्या बोला भाई, उस फाइल के रेफरेंस में जाओ, मतलब उस फाइल में जाओ और राइट करो मेरे इस डेटा को, समझ रहे हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फाइल का यूज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं जेसन यूज़ कर रहा हूँ, फाइल का तो अभी यूज़ नहीं कर रहा ना, मैं जेसन की हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पे, जो कि मैंने अभी लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, जेसन फाइल के अंदर क्या करो, डम करो, मतलब लिखो, क्या लिखो, तो मुझे पहले डेटा देना पड़ेगा, सही है। लेट से मैं वही लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे और सिंपल वो 1 2 3 4 लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, ये डेटा आ गया जो मैं जेसन फाइल के अंदर लिखना चाह रहा हूँ। अच्छा कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद मैं बताऊंगा इसको कि भाई कौन सी फाइल में लिखना है, ठीक है। तो मेरी कौन सी फाइल मैंने बनाई है ऊपर, ये देखें
एफ जे करके मैंने उसको नाम दिया हुआ है ना, वैसे तो नंबर्स की फाइल है लेकिन उसको मैंने नाम क्या दिया हुआ है, एफ जे फाइल है, तो मैं बोलूँगा कि एफ जे फाइल में इसको डंप करवा दो, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा इसको, एग्जीक्यूट हुआ ये, जाते हैं ज़रा और देखते हैं नंबर्स डॉट जेसन की एक फ़ाइल बन चुकी है हमारे पास, इसमें जाते हैं तो ज़रा देखें, थोड़ा सा आपको सिंटैक्स मतलब इसकी जो अपीयरेंस वो डिफरेंट मिल रही होगी, ठीक है। कंपेयर टू, अच्छा वो नंबर्स की फ़ाइल ओवरराइट कर दी मैंने, सॉरी, बल्कि है यहाँ पे, हाँ ये देखें नंबर्स डॉट टीएक्सटी की फ़ाइल ये रही, ठीक है। और नंबर्स डॉट जेसन के अंदर थोड़ा सा आपको इसकी अपीयरेंस डिफरेंट मिल रही होगी, क्यों, क्योंकि भाई एक्चुअल में अब ये लिस्ट के अंदर ही डेटा सेव हुआ है, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो ये पॉइंट समझ आ गया कि हमने क्या किया, उस डेटा को वहाँ पे जाकर हमने सेव करवा दिया। अच्छा जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं हम देख लेते हैं कि वाकई में वो जो डेटा है लिस्ट फॉर्मेट में ही सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको रीड कर लेते हैं हम, क्या करते हैं, अच्छा डायरेक्ट नहीं होता ये, एफ जे डॉट करके, हाँ मतलब यूज़ तो करेंगे, लेकिन अगर मैंने ये वाली लाइन नहीं लिखी ना तो ये काम नहीं करने वाला। लाइक अगर मैं लिखता हूँ ना, लेट से मैं बोलता हूँ कि जेसन डॉट लोड होता है, क्या होता है तरीका उसको रीड करने का, डेटा जेसन डॉट लोड, और मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूँ एफ जे। तो क्या बोल रहा है भाई कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, आप ऐसी फाइल पे ऑपरेशन करना चाह रहे हो जो कि ऑलरेडी बंद हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है, सही है। तो इसीलिए आपको फाइल को खोलना हो, जब भी आपको ये लाइन लिखनी है, फाइल को रीड मोड में और राइट मोड में, जिस भी मोड में ओपन करना हो, आपको ये लाइन कंपलसरी लिखनी होती है, सही है। जैसे ही पाइथन को पता चलता है ना कि भाई ये लाइन फाइनल हो चुकी है, मतलब आखिरी लाइन दे दी है, तो क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करके फाइल को खुद ब खुद क्लोज कर देता है। ऊपर एक चीज़ देख लें, हमने कहीं पे 3-4 लाइंस का यूज़ किया था, मैं बता देता हूँ। देखें जैसे हमने यहाँ पे विथ ओपन किया और 3 लाइंस लिखी थी, तो पाइथन क्या करेगा, इन 3 लाइंस के ड्यूरेशन तक की फाइल को ओपन रखेगा। जैसे ये 3rd लाइन आपकी एग्जीक्यूट हुई, फाइल को क्लोज कर देगा, ठीक है। तो क्लोज करने के बाद क्या होता है, समझिएगा बात को, फाइल जब क्लोज हो गई ना तो आपके रैम में से वो रेफरेंस तो निकल गया ना। देखिए हमने बात की थी, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं ना तो फाइल आपके पास कहाँ पे इनिशियलाइज होती है, रैम में जाके लोड हो जाती है, ठीक है। हमने उस पर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए, और जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, उसने क्या किया, कंपाइलर ने उस फाइल को रैम से निकाल दिया, तो उसका रेफरेंस भी अब सेव नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए दोबारा से उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा किसी दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। क्लियर हो रही है बात? तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको लिखूंगा, क्या किया, विथ ओपन, उसी फाइल का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया जेसन वाली का SFJ, उसका नाम मैंने FJ ही रखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे जेसन डॉट लॉड लिखना होगा, क्या करना होगा, ऊपर हम क्या करते थे भाई, फाइल डॉट रीड कर रहे होते थे या फाइल डॉट रीड लाइन कर रहे होते थे। तो यहाँ पे गलती करेंगे स्टूडेंट्स के, क्या कर रहे होंगे, वो FJ को रख रहे होंगे यहाँ पर कि FJ को लोड करो, FJ डॉट लोड कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। क्या करना होगा भाई, आपको इसको जेसन करके ही ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं, ओह सॉरी, और इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ ताकि हम बाद में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो लेट से मैं इसको बोल देता हूँ L2 लिस्ट 2 है मेरी, और इसमें इसको डेटा को सेव करा दो, ठीक है भाई। अब ज़रा जल्दी से हम L2 को प्रिंट करते हैं, तो लिस्ट मिल रही है, इसकी सबसे पहले टाइप चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या दिखा रहा है भाई, लिस्ट दिखा रहा है। अगर ये लिस्ट है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास इस पर दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने चाहिए। देखें अपेंड दिखा रहा है, अभी ये सजेशन दे रहा है ना, मतलब इसकी एक्चुअल डेटा टाइप लिस्ट ही है, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ और चीज़ अपेंड करूंगा तो आपको वो काम कर जाएगा, ठीक है भाई। तो जल्दी से ये डेफिनेशन देख के हम इसको क्लियर एंड करते हैं, टाइम ऊपर हो गया है, बस डेफिनेशन लिख के एंड कर रहे हैं, थोड़ा सा इसका बाकी है, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम। सीरियलाइजेशन है वर्ड ये पूरा, सीरियलाइजेशन क्या मतलब होता है, कन्वर्टिंग पाइथन डेटा टाइप टू जेसन फॉर्मेट। और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, कन्वर्टिंग
जेसन डेटा टू पाइथन डेटा टाइप्स। सही है भाई, ये चीज़ सिंपल सी चीज़ है। तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी इसमें डिटेल बाकी है जेसन की, फिर इंशाल्लाह ताला हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होपफुली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा। सही, चलें।